गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCSA एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं ये सेगमेंट आपको बहुत ही बेहतरीन समझ आपके अंदर विकसित करेगा भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में। आज का टॉपिक जो है इंडियन जुडिशरी है, आपका भारतीय न्यायपालिका है। तो भारतीय न्यायपालिका की संरचना के बारे में आज हम लोग प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि भारतीय न्यायपालिका की जो पद्धति है एक चरणबद्ध तरीके से किस तरह से भारतीय न्यायपालिका अपने कार्यों को क्रियान्वित करती है और भारतीय संविधान को लागू करने में अपनी महती भूमिका अदा करती है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज आपको प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में कैसी संरचना भारत की है और किस तरह के प्रश्न इंडियन पॉलिटी के भारतीय न्यायपालिका से संबंध में प्रश्न पूछते हैं, चाहे वो एक दिवसीय कोई परीक्षा हो या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। दूसरा ऑप्शन है भारत की शासन प्रणाली संघीय है किंतु न्यायपालिका एकीकृत है। और तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं इसका तात्पर्य है कि पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर शब्द ये नहीं होना चाहिए, यहाँ से आप सेंटेंस को ऐसे पढ़िए, ये बेहतर है। पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, ये आपका प्रश्न है। 3 ऑप्शंस दे रहे हैं, अब आपको बताना है क्या कि उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो फटाफट जवाब दोस्तों देना शुरू कर दीजिए। देखिए, भारतीय शासन प्रणाली का आधार स्तंभ न्यायपालिका है। निश्चित तौर से भारतीय शासन प्रणाली का जो शासन प्रणाली भारत में संघीय शासन प्रणाली है, यह आप सभी जानते हैं। संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली का क्या मतलब होता है मित्रों? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी राष्ट्र में, ठीक है, जहाँ पर भी संघीय शासन प्रणाली है, इसका मतलब वहाँ की जो जनता है उस पर दो स्तरों की सरकारें कार्य करती हैं। एक होती है राज्य स्तर की सरकार, जिसे राज्य कार्यपालिका कह सकते हैं आप। दूसरा होता है आपका केंद्रीय स्तर की सरकार। अब चूंकि केंद्रीय स्तर की जो सरकार होगी तो इसकी एक अपनी संसद होगी, राज्य स्तर की सरकार होगी इसकी अपनी एक संसद होगी और इसके आधार पर इनके कार्य बटे होंगे। केंद्र के कार्य अलग होंगे, राज्य के कार्य अलग होंगे, ठीक है। तो ये जैसी व्यवस्था जहाँ पर भी होती है, जिस भी राष्ट्र में होती है, वह राष्ट्र संघीय शासन प्रणाली वाला राज्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में आप जानते हैं, राज्य का मतलब कंट्री से होता है। तो उस देश में या कहिए उस राज्य में ये व्यवस्था है तो वह संघीय शासन व्यवस्था कहलाता है। भारत भी इसी संघीय शासन प्रणाली का एक हिस्सा है, ठीक है। भारत में भी संघीय शासन प्रणाली है तो वहाँ पर केंद्र स्तर पर एक सरकार है और दूसरा राज्य स्तर पर एक सरकार है। लेकिन अगर हम न्यायपालिका के संदर्भ में देखें तो न्यायपालिका यहाँ पर एकात्मक है। क्यों? एकात्मक का मतलब होता है कि वही एक मतलब किसी कंट्री में एक ही न्यायालय जो सर्वोच्च हो, उसी के निर्णय सभी को मान्य हो, बाध्यकारी हो, तो वही आपका एकात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं। तो वो एकात्मक गुण दिखाई देते हैं। तो शासन प्रणाली के 3 अंग होते हैं। एक होता है आपका कार्यपालिका, दूसरा होता है आपका विधायिका, तीसरा होता है आपका न्यायपालिका, ठीक है। ये 3 स्तर होते। तो भारत जो तीसरी व्यवस्था आपकी है वो न्यायपालिका की है, ठीक है। कार्यपालिका में से ही जो बहुमत की सरकार होती है, जिसकी बहुमत जिसका होता है वही कार्यपालिका का गठन कर लेता है, यानी कि सरकार बना लेता है। और कार्यपालिका ही जो आपकी होती है, एक तरह से कह सकते हैं इसको मंत्री परिषद होती है, ठीक है, मंत्री परिषद, ठीक है। ये आप कह सकते हैं इसको मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद जो है सभी मंत्रियों का एक समूह होता है और इससे भी छोटी व्यवस्था में अब चले जाएंगे तो मंडल हो जाता है, मंत्रिमंडल, जिसमें कैबिनेट स्तर के केवल मंत्री आते हैं। इसमें 3 मंत्री हो जाएंगे आपको, ठीक है। एक कैबिनेट मंत्री भी होंगे, फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होंगे, उप मंत्री भी हो जाएंगे। ये मंत्री परिषद हो जाती है और मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री लोग आते हैं। तो बहरहाल ये कार्यपालिका आपकी हो गई, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है आपने जवाब दे दिया होगा।
दूसरा है भारत की शासन प्रणाली संघीय किंतु न्यायपालिका एकीकृत है, बिल्कुल मैंने भी आपको बताया, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, निश्चित तौर से एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, चाहे वो दोस्तों दीवानी का मैटर हो, दीवानी, ठीक है, यानी कि जिसे आप हिंदी में सिविल कहते हैं, सिविल का मैटर हो, यानी कि कह सकते हैं आप लेन देन या ज़मीनी विवाद का कोई विवाद हो या पारिवारिक कोई विवाद हो, ठीक है, जिसमें आप फौजदारी नहीं दर्ज कराना चाहते हैं तो दीवानी के अंतर्गत आपका आ जाएगा। और इसके अलावा होता है एक फौजदारी में मुकदमा, ठीक है। तो ये दो तरह के आपके होते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी के मुकदमे होते हैं। और इनके दीवानी और फौजदारी यानी कि जो भी मारपिटाई के मुकदमे होते हैं या जिस तरह से बड़े गमन के जो मुकदमे होते हैं, जो आपराधिक होते हैं, षड्यंत्र के मुकदमे होते हैं, वो सब फौजदारी के अंतर्गत, मारपिटाई ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी के लिए जो भी, चाहे दीवानी का मैटर हो चाहे फौजदारी का हो, इसके लिए जो शीर्ष अदालत होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही होती है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कोई भी मैटर हो, अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा, ठीक है। तो यही सी देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय, ये भी ऑप्शन सही है। इस आधार पे दोस्तों जो आपका पूछा है कौन से ऑप्शन सही हैं, तो आपको सही का जवाब देना है। तो सही के जवाब में आप बिल्कुल देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही जा रहा है। तीनों ऑप्शन सही जा रहे हैं, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से आपको बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न कह रहे हैं भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु की आकृति का है, ठीक है, जिसमें शिखर पर उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय तथा उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय स्थापित किए गए हैं। चलिए बताइए जवाब फटाफट। क्या ये सही स्टेटमेंट पहला है? दूसरा कहला जिला न्यायालय का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है, जिला न्यायालय का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। चलिए ये भी देखिए साहब, फटाफट जवाब देते रहिए, मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको। जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन? यानी कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो है जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जी हाँ बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है जब न्यायाधीश सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो जिला न्यायाधीश, और जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो सत्र न्यायाधीश, यानी जिसे सेशन जज कहते हैं, और जिला न्यायाधीश जब होगा तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। उम्मीद है जवाब आपके फटाफट आ चुके होंगे दोस्तों। कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है यही आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप जवाब इसके दे चुके होंगे। कह रहे हैं भारतीय न्यायपालिका की जो संरचना यानी कि आकृति है वो क्या है? शंकु के आकार की। शंकु का मतलब यानी कि पिरामिड के आकार का ये स्थिति होती है दोस्तों भारतीय न्यायपालिका की। यहाँ पर शीर्ष में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट है, जो कि सिर्फ एक है भारतवर्ष में। इसके अलावा जो होते हैं वो हाई कोर्ट दूसरे स्तर पे आता है। हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में, लगभग प्रत्येक राज्यों में अपना हाई कोर्ट है। इस प्रकार से कुल भारत में वर्तमान समय में 25 हाई कोर्ट इस्टेब्लिश है। हाई कोर्ट के नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे आप अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। प्रत्येक जनपद का एक न्यायालय होता है, उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। उसके ऊपर उसकी सुपरविजन करता है कौन? हाई कोर्ट करता है। और चौथे स्तर पर जो होता है वो ग्रामीण स्तर पर यानी प्रखंड स्तर पर, प्रखंड जिसे आप ब्लॉक कह सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर एक व्यवस्था होती है जिसे न्याय पंचायत कहा जाता है। न्याय पंचायत, ठीक है, न्याय पंचायत आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत व्यवस्था, कई राज्यों में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है न्याय पंचायतों को, ठीक है। ये डिटेल वीडियो मित्रों आप लोग देख लीजिएगा तो वहाँ डिटेल आपको मिल जाएगी इसकी। तो ये क्या होता है? न्याय पंचायत, ये चौथी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, ठीक है। न्याय पंचायत का कार्य क्या होता है? जो ब्लॉक स्तर, प्रखंड स्तर पर जो न्याय पंचायत होती है, इसका कार्य है कि छोटे आपराधिक और जो है सिविल के मामले जो होते हैं, जो ज़मीनी विवाद या लड़ाई झगड़े के छोटे मैटर जो होते हैं वो यही लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और इनकी जो न्याय पंचायतों की जो नियुक्ति की जाती है, आपने सुना होगा कि आपको पूछा जाता है कि आपका ग्राम पंचायत क्या है, और साथ ही साथ आपने सुना होगा कि आपकी न्याय पंचायत क्या है। तो आप अपने लोग मित्रों, सभी लोग जिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो पता करें कि आप किस न्याय पंचायत में रहते हैं। न्याय पंचायत की जो संरचना होती है दोस्तों, उसका स्वरूप मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ। स्वरूप में अगर आप देखेंगे तो एक व्यवस्था होती है कि जो डीएम होते हैं जिले के, जनपद के डीसी होते हैं, ठीक है। डीएम जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये क्या होते हैं? जिला जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज से कंसल्ट करके, ठीक है, कंसल्ट करके
और जो है न्याय पंचायत के सदस्यों की नियुक्ति कर देते हैं। एक व्यवस्था ये है। कहीं कहीं ये व्यवस्था ऐसे रूप में कार्य नहीं करती, बल्कि क्या होता है कि उसी न्याय पंचायत के सदस्यों के द्वारा न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव हो जाता है। जनसंख्या जो होती है न्याय पंचायत की, उनके द्वारा न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। और जिले स्तर पे तो आप जानते हैं। ठीक, ये बातें आपकी ये संरचना थी। तो पिरामिड आकार की है, यही जो शंकु के आकार की संरचना है, इसी को पिरामिड या शंकु के आकार की संरचना कहा जाता है। और शिखर पे सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट नीचे है, और अधीनस्थ न्यायालय जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये कहते हैं, या इसी को ही अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, किए जाते हैं, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है जिला न्यायालय का प्रधान जो होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जब डिस्ट्रिक्ट जज है ना, डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला जज जब होता है, ये दोनों मुकदमे देखता है। कौन कौन से? सिविल के मुकदमे भी देखता है और फौजदारी के भी देखता है। फौजदारी के, जब ये सिविल के मुकदमे देख रहा होता है तो ये डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं। जब ये फौजदारी के मुकदमे देख रहे होते हैं तो सत्र न्यायाधीश कहलाते हैं। सत्र न्यायाधीश कहलाते हैं, जिसे सेशन जज आप कहेंगे। सेशन जज कहलाते हैं। ठीक है, फौजदारी के मुकदमे देखते हैं। बस इतना है, दोनों हैं क्या? जज है, जिला जज, शीर्ष जज हैं जिला के, जिला जज कहलाते हैं ये। लेकिन इनका नाम जो है जब सिविल के मुकदमे देखे जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं, और जब ये फौजदारी के मुकदमे देखते हैं तो सत्र न्यायाधीश यानी कि सेशन जज के नाम से इनको जाना जाता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, जिला न्यायालय का जो प्रधान होता है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। जी हाँ, एक ही व्यक्ति है, जिला और सत्र न्यायाधीश एक ही व्यक्ति होता है। जो जिला जज होता है वही सेशन जज भी, जब फौजदारी मुकदमे देखता है तो सेशन जज कहा जाता है, और जब सिविल के मुकदमे देखता है तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। चलिए, ये भी ऑप्शन सही हो गया। तीसरा है, जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। हाँ, इसी के बारे में कह रहा है इसमें, जिला जज यहाँ पे होना चाहिए था, जिला जज जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट है। जब न्यायाधीश सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो जिला न्यायाधीश, और जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो सत्र न्यायाधीश कहलाता है। देखिए, मैंने अभी जो आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे थी पहले से। चलिए, तो देखते हैं इसमें। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इस आधार पर आपका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे सिविल और आपराधिक मामलों को देखने के लिए अलग अलग मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। तथा सिविल मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेट को, खाली जगह यहाँ पर दे रहे हैं, फिर तथा आपराधिक मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेट को क्या कहते हैं? तो चलिए जवाब फटाफट दीजिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जवाब फटाफट दे रहे होंगे। पहले वाले में क्या लिखा है? मुंसिफ मजिस्ट्रेट, दूसरे में सिविल जज तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट कह रहे हैं। जिसमें कह रहे हैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज, और दूसरे में न्यायिक मजिस्ट्रेट कह रहे हैं। तो यहाँ पर यानी कि पहले वाले में ये कह रहे हैं भरने के लिए, और दूसरे में कह रहे हैं ये। तो क्या सही है? जरा देखिए, पहले में कह रहा है न्यायाधीश, दूसरे में कह रहा है मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे कह रहे हैं, ये हो सकता है क्या? तीसरा देखिए, मुंसिफ मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट जवाब आपका आ जाना चाहिए। उम्मीद है कि दोस्तों तुरंत जवाब आपका आ गया होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, जब जिला जज, मैंने बताया आपको, जब वो सिविल मामलों को देखता है, किसको? सिविल मामलों को देखता है, तो क्या कहलाता है? डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। और जब वो फौजदारी के मुकदमों को देखता है तो सेशन जज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, किसके? फौजदारी। अब इसके नीचे है ना, इसके नीचे की जो बात कह रहा है, जो सिविल मामलों के जो जज होते हैं उनको मुंसिफ या सिविल जज कहा जाता है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहा जाता है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहलाता है। और जब वो सिविल मामलों को देखता है, न्यायिक मामलों को देखता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाता है, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाता है। अब इसमें से आप क्रम में आप देखेंगे तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों में CJM होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके बाद में क्या था? CJ फर्स्ट होता है, JM फर्स्ट होता है, सॉरी दोस्तों, JM जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है फर्स्ट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड होता है। इस तरह से ये वरीयता क्रम चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सेशन जज सबसे ऊंचे हो जाएंगे। फिर इसके बाद में क्रिमिनल में अगर हम आते हैं तो सेशन जनपद का सेशन जज सबसे ऊंचा अधिकारी होता है। दूसरे नंबर पर आपका CGM होता है, ठीक है, CJM होता है, GM नहीं, CJM।
तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसे कहते हैं। और इसके बाद में आप ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट होते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड होते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी क्लास ली है तो आप इसको डिटेल बताइए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने सालों की सज़ा देने का प्रावधान रखता है, और जीएम फर्स्ट के पास कितने दिनों की सज़ा देने का और जुर्माना लगाने का पावर है, और जीएम सेकंड के पास कितने जुर्माना और सख्ती लगाने का पावर है। फटाफट जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको अच्छे से क्लास तैयार है तो। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का ऐसा पहला राज्य कौन है जिसने पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत न्याय पंचायत का गठन किया। फटाफट जवाब दीजिए, जवाब आ जाना चाहिए। बहुत ही सहज प्रश्न है। पहला कह रहा है उत्तर मध्य प्रदेश, दूसरा कह रहा है राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा जवाब है दोस्तों, जवाब आपका बिल्कुल आ जाना चाहिए दोस्तों, बहुत फास्ट तरीके से दीजिए। चलिए आ गया होगा जवाब निश्चित तौर से, तो ये बिल्कुल अंधा जवाब देने वाला था, बहुत ही सहज प्रश्न था। उत्तर प्रदेश है पहला आपका, जिसने 1947 में जो है पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत न्याय पंचायत का गठन किया था। किसका किया था दोस्तों, यहाँ पे न्याय पंचायत, भारत में न्याय पंचायतें हैं, ठीक है। अब सॉरी उत्तर प्रदेश में, सॉरी दोस्तों, यूपी में न्याय पंचायत की बात हो रही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है न्याय पंचायत में कुल 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, न्याय पंचायत में कुल 5 सदस्य होते हैं। दूसरा कह रहे हैं सॉरी दोस्तों, न्याय पंचायत के सदस्यों का चयन जिलाधिकारी द्वारा जिला सत्र न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श कर ग्राम सभा सदस्यों में से किया जाता है। चलिए तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत आपराधिक तथा सिविल के छोटे मामलों की सुनवाई करता है। और चौथा कह रहा है जिले के प्रत्येक प्रखंड में एक न्याय पंचायत स्थापित की जाती है। तो आपको जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट है, ये आपको जवाब में हमको लिख करके फटाफट भेज दीजिए दोस्तों। तो जवाब बताइए कौन कौन से सही हैं। तो जिन लोगों ने क्लास की है निश्चित तौर से उनका जवाब आ रहा होगा। देखिए न्याय पंचायत में 5 सदस्य होते हैं कुल, ये बिल्कुल सही बात कही गई है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो कह रहे हैं यहाँ पर, और जिलाधिकारी मैंने भी आप बताया था कि जिला डीएम साहब जो हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं, और डीजे साहब के साथ मिल करके कंसल्ट करके और न्याय पंचायत में से ही, ग्राम पंचायत में से ही न्याय पंचायत का गठन कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। न्याय पंचायत आपराधिक और सिविल छोटे मामलों की सुनवाई करता है, बिल्कुल सही कह रहा है। प्रत्येक प्रखंड में न्याय पंचायत स्थापित होती है, ये भी सही है, यानी कि चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं संविधान का भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 47 किसका संबंध रखता है, किससे संबंधित है, बिल्कुल बताइए। बहुत ही सहज प्रश्न है। देखिए ये भाग 5 है, क्या कह रहे हैं इसमें, ऐसे इसको लिख सकते हैं आप, याद हो गया होगा आपको। भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 किसके बारे में है, सॉरी 147 किसके बारे में है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यानी उच्चतम न्यायालय के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अब आप लोग अगर चाहते हैं दोस्तों तो हाई कोर्ट के बारे में भी बता सकते हैं आप हम कि हाई कोर्ट का उल्लेख किस में किया गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख किस भाग में, किस अध्याय में और किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। अनुच्छेद जो है कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कहता है। दूसरा कह रहा है दोस्तों अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में कह रहा है। और 127 जो कह रहा है तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में कह रहे हैं। और चौथा कह रहा है 131 उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में बता रहा है। 131 जो है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो बताइए जरा सा इसमें कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों कि सुमेलित कौन सा नहीं है।
तो उम्मीद है कि आप लोग फटाफट इस जवाब को दे रहे होंगे। तो जवाब आप लोग फटाफट देते रहिए कि कौन सा आपका सही नहीं है दोस्तों, ये आपको तुरंत आपको बता देना होगा। चलिए सॉरी दोस्तों, तो चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, 124 के बारे में कह रहे हैं। 124 किसके बारे में कह रहा है, किसकी स्थापना के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कह रहा है। तो इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल करेक्ट है आपका। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 126 के तहत क्या कहा है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कह रहा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है 127 के बारे में कह रहा है, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है अनुच्छेद 131 के बारे में बता रहा है, वो कह रहा है उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में कह रहा है, ठीक है जी नहीं। जो आरंभिक अधिकारिता के बारे में जो बात बताई जा रही है वो क्या है, 131 में आरंभिक अधिकारिता के बारे में दिया गया है। और इसमें जो दे रहा है 131 जो दे रहा है, 130 जो है वो उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में है, 131 जो है आपका उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता यानी कि शक्ति के बारे में ही तो है। तो ये भी आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही हो सकता है। शक्तियाँ हैं किसकी, अब लेकिन अगर हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहें तो आरंभिक अधिकारिता के बारे में कह रहा है, तो आरंभिक अधिकारिता भी उसकी क्या है, पावर है ना दोस्तों। तो यहाँ पर किसका उल्लेख किया गया, आरंभिक अधिकारिता नहीं, यह भी स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर त्रुटिपूर्ण एक भी स्टेटमेंट नहीं है। और अगर कोई इस तरह से अगर कहता है कि नहीं, गलत नहीं हो सकता है, गलत नहीं है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, सभी स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर शक्ति और आरंभिक अधिकारिता यानी प्रारंभिक अधिकारिता दोनों बात एक ही है, शक्ति ही तो है सब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है, उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कौन घोषित करता है दोस्तों, ये आपको बताना है। कौन सा आर्टिकल जो है उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 कह रहा है, फटाफट जवाब आ जाना चाहिए दोस्तों। 130 कह रहे हैं, जस्ट मिनट, 130 कह रहे हैं, 129 है, 131 है, 132 है। तो कौन ऐसा आर्टिकल है दोस्तों जो क्या है, अभिलेखीय न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय कौन घोषित करता है। तो आर्टिकल जो है ना दोस्तों 129, 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमको बता दीजिए कि हाई कोर्ट को कौन सा अनुच्छेद अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको जवाब देना है। सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों, कह रहे हैं यहाँ पर कि अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में, जवाब दीजिए सही कि नहीं। अनुच्छेद 131 आरंभिक अधिकारिता के बारे में है, सही है कि गलत है। और अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त के बारे में है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। और चौथा कह रहे हैं 138 उच्चतम न्यायालय की पुनराविलोकन की शक्ति दे रहे हैं। 138 जो है वो न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति दे रहे हैं। तो ज़रा बताइए हमको कि किसमें न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति दी गई है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के हमको जवाब दीजिए, ठीक है। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति किस आर्टिकल में दिया गया है संविधान के, है ना। तो ये क्या 138 में ही है, जल्दी से जवाब दीजिए फट से। जो बच्चे पढ़े हैं वो जवाब में निश्चित तौर से उनका आ रहा होगा, और जवाब आ ही जाना चाहिए। न्यायिक पुनराविलोकन, चलिए आइए, तो जब आप फटाफट आ जाना चाहिए तो सब सही था, तो निश्चित तौर से ये गलत है। इसमें गलत क्या है, अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनराविलोकन के बारे में कह रहा है, 138 में न्यायिक पुनराविलोकन का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये गलत हो गया आपका, फिर यहाँ पर ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है, ठीक है। ये आबद्ध कर होती है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें है, ठीक है। विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है, अनुच्छेद कह रहा है 141 में, अनुच्छेद 141 में, अनुच्छेद 142, 143 और 144 में, 145 में, किस में है बताइए, फटाफट बताइए, जवाब दीजिए आप। तो देख लीजिए, न्यायालयों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है, ये आर्टिकल आपका क्या कहता है,
141 कहता है दोस्तों, 141 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो घोषित विधि है, यानी विधि की जो व्याख्या करता है, सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, आबद्ध कर है। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जस्ट मिनट दोस्तों, चलिए हाँ, तो ये 4141 हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा आपका बिल्कुल। चलिए ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार अनुच्छेद 143 देता है, ठीक है, परामर्श का अधिकार ये देता है। तो स्टेटमेंट बताना है इसमें से कौन से सही हैं। दूसरा कह रहे हैं कि अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 145 के तहत कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय को न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार दिया गया। जी हाँ बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहे हैं अनुच्छेद 146 के तहत सुप्रीम कोर्ट के 6 अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो जरा सा आप बताइए हमको कि 6 अधिकारियों संबंधी नियुक्ति और प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए। न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति, यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, ये त्रुटि बस है, ये है नहीं, ये है। अब प्रश्न इसको ऐसे पढ़िए। अनुच्छेद 146 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। तो जी हाँ, सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। सारे आर्टिकल को आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। जो मित्र हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने डिटेल क्लास नहीं देखी है, कृपया करके इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी समझ भी बहुत अच्छे से विकसित हो रही है टॉपिक पे। तो चलिए देखते हैं, सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर इस आधार पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124(1) में है, बताइए सही है या गलत है। दूसरा कह रहे हैं अनुच्छेद 124 के तहत मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल सही बात। अगला कह रहा है अनुच्छेद 121 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। बताइए फटाफट जवाब दीजिए, कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही हैं आपके। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, सभी ऑप्शन सही हैं दोस्तों। सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही दिए। संसद को शक्ति है जो है वो कानून बना सकती है और समय समय पर इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका में जजों की संख्या को वृद्धि की गई है। जैसे आप देख रहे हैं कि मूल संविधान में आपके कितने थे, 7 जो है अन्य न्यायाधीश थे और 1 मुख्य न्यायाधीश, इस तरह से 7 + 1 जो होते थे वो 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन वर्तमान में आपको 33 + 4 है, 33 + 1 हैं। इस आधार पर आपको 34 जजेज हैं। अब समय के साथ और भी बढ़ जाएंगे और समय समय पर ये बढ़ते रहे। तो जो दोस्त हमारे अच्छे से पढ़े हुए हैं, अगर चाहे तो ये क्रम आप बता सकते हैं कि कब कब क्या न्यायाधीशों की संख्या किस किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब कब बढ़ाई गई है और कितनी बढ़ाई गई है। चलिए बता सकते हैं क्या जवाब आप दे सकते हैं दोस्तों, दे सकते हैं ना, निश्चित तौर से। चलिए बता देता हूँ आपको। 1960 ईस्वी में, ठीक है, पहला जो आपका इसमें जो सुधार किया गया था, ठीक है। और ये देखिए सुधार कहाँ से किया जाता है। अब 1956 का जो अधिनियम था, संसद ने 1956 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम जो है पारित किया था और उस आधार पर समय समय पर इसमें बढ़ोतरी करी गई। 1960 ईस्वी में क्या किया गया, 13 न्यायाधीश बनाए गए। 1978 में क्या किया गया था दोस्तों, 17 न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं है दोस्तों, +1 कर लीजिएगा सब में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 78 में, 78 है दोस्तों, ये 78 में किया गया था। इसके अलावा फिर 1986 में किया गया। 1986 में 25 न्यायाधीश हो गए थे, +1 मुख्य न्यायाधीश और हो जाएंगे, यानी 26 कुल होंगे। तो इस तरह से संख्या आप लोग बनाते रहिएगा दोस्तों, वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। चलिए
86 में किया गया था, और इसके बाद में जो है पुनः स्थापित किया गया कब, 2008 में। 2008 में जो न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई है वो कितनी कर दी गई है, 30 न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई थी। इसके मतलब आपका हो गया क्या, 30 + 1 यानी 31 न्यायाधीश कर दिए गए थे। और जो अगला नया रिसेंट जो संशोधन किया गया है वो 2019 में किया गया दोस्तों। 2019 में जो है 5 अगस्त को लोकसभा से पारित हुआ था, और 7 अगस्त को जो है राज्यसभा से पारित होने के बाद में फाइनली 9 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। तो अब न्यायाधीशों की संख्या जो बन करके हो गई है वो कितनी हो गई, 33 प्लस यानी 3 न्यायाधीशों की संख्या और बढ़ाई गई थी, और उस आधार पर एक तो यानी कि 34 हो गए हैं। तो देखते रहिएगा संख्या कितनी कितनी कब बढ़ाई जा रही है, ये भी पूछ सकता है कि कब कितनी संख्या बढ़ाई गई, तो ये आप निकाल लीजिएगा और जवाब फटाफट रख लीजिएगा अपने दिमाग में। चलिए, तो इस आधार पर सारे प्रश्नों के जो हैं ये तो आपके ऑप्शन हो गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। सभी ऑप्शन सही हैं दोस्तों, यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया था, सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते सब संसद करती है। चलिए यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत उल्लेखित शक्तियों के आधार पर संसद में 1956 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया था, और उनकी संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, बताइए फटाफट बताइए। 7 से बढ़ाकर के कितनी की गई थी 1956 में, ठीक है, कितनी कर दी गई थी दोस्तों, मैंने बताया। और देखिए एक संख्या मैंने वहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी थी, एक त्रुटि हो गई। चलिए ध्यान रखिएगा, जो पिछला आपने देखा है उसी में संशोधन कर लीजिएगा। 1956 में मैंने बताया, लेकिन संख्या नहीं बता पाए थे हम कि कितनी बढ़ी थी। तो न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी गई थी, 10 + 1 = 11 कर दी गई थी। मूल संविधान में कितने थे, 7 + 1 = 8 थे, कुल 8 थे, एक मुख्य न्यायाधीश था। उसी तरह से 56 में कब बढ़ाई गई, कितने से न्यायाधीशों की संख्या कितनी की गई थी, 10, 7 से बढ़ा करके 10 कर दी गई, और ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, मुख्य न्यायाधीश कांस्टेंट बना रहेगा, ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो कितनी संख्या बढ़ी थी, 3 बढ़ी थी दोस्तों, ठीक है, 7 × 3 = 10 हो गया था। तो पूछ रहे हैं मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितने थे, तो 10 हो जाएगा आपका 56 में। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अगला है दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की संख्या विधेयक 2019 को लोकसभा द्वारा 5 अगस्त और राज्यसभा द्वारा 7 अगस्त 2019 को पारित किया गया तथा 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की संख्या 30 के स्थान पर कर दी गई है, कितनी कर दी गई है, फटाफट जवाब दीजिए। ये तो बिल्कुल जवानी सवाल है दोस्तों, डिटेल अभी पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा। तो निश्चित तौर से 34 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है, नहीं, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 नहीं है दोस्तों, ये गलत है, 33 है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही होगा तीसरा। 33 + 1 है ना दोस्तों, तो 34 कुल न्यायाधीशों की संख्या है, तो ऑप्शन थर्ड राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अनुच्छेद 130 में यह प्रावधान होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 130 में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, किंतु वह अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है यदि मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर हटाइए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा स्थान सुनवाई के लिए नियत करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद 130 में ये बताना है कौन सा आपका सही है। तो अनुच्छेद 130 क्या ये कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 130 क्या कहता है, अनुच्छेद 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में कहता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में अनुच्छेद 130 आर्टिकल 130 जो है ये बात उल्लेखित करता है। अभी 31 में क्या आरंभिक अधिकारिता, मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया, तो पहला बिल्कुल राइट हो गया। अभी तक हैदराबाद और श्रीनगर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कोई डाउट इसमें किसी को है मित्र, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भी आपका ऑप्शन सही है, तो दोनों तथ्य बिल्कुल सही दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 124(3), ठीक है, अनुच्छेद 124(3) क्या कह रहे हैं, का संबंध सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं से है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं से दिया गया है। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है, जवाब फटाफट दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कोई डाउट इसमें है दोस्तों, किसी को डाउट हो तो फटाफट जवाब आप दे सकते हैं कि किसकी नियुक्ति करते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। दिमाग में बिल्कुल आपको फीड होना चाहिए दोस्तों। अगला कहना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है।
तो बताइए कौन कौन से आंसर सही हैं, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। तीनों आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, तो इस आधार पर जो होगा आपका सुमेलित वो हो जाएगा थर्ड वाला, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 दोनों तीनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट में यह तर्क, यह होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, यह तर्क दिया गया था कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं वरन न्यायाधीशों के गुण और उपयुक्तता के आधार पर की जानी चाहिए। ये किस में दिया गया है ये आपको बताना है, फटाफट जवाब आपका आ जाना चाहिए। पहले कह रहा है विधि आयोग रिपोर्ट, विधि आयोग 1956 की रिपोर्ट में कहा गया था। दूसरा कह रहे हैं विधि आयोग रिपोर्ट 1955 में कहा गया था। तीसरा कह रहा है विधि आयोग रिपोर्ट 1957 में की रिपोर्ट, विधि आयोग की रिपोर्ट 1957 की रिपोर्ट। और चौथा है विधि आयोग की 1959 की रिपोर्ट। फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, किसमें कहा गया है, आपको जवाब आपको देना है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करिए फटाफट। विधि आयोग की रिपोर्ट जो है 1956 की रिपोर्ट में जो है दोस्तों ये बात बताई गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िए। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं वरन न्यायाधीशों के गुणों और उपयुक्तता के आधार पर की जानी चाहिए। ये नियुक्ति जो दी गई है वो विधि आयोग की रिपोर्ट 1956 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बात बताई गई थी। और इसमें कहा क्या गया था ये भी आप लोग देख लीजिएगा, जवाब फटाफट हमको दीजिएगा। और ये कितने न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा ये निर्णय दिया गया था ये भी आप लोग हमको बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जवाब आपको इशारों में मिल गया है, बाकी पढ़ लीजिएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किन दो मामलों को छोड़कर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सदैव वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाया गया है। किस मामले में छोड़ करके सदैव वरिष्ठता का सिद्धांत को अपनाया गया है, जवाब आप लोग फटाफट दे दीजिए हमको, फिर हम समझ जाएं कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। पहले बताइए फटाफट। कह रहे हैं 1977 में न्यायमूर्ति ये यहाँ पर इनका नाम होना चाहिए HR खन्ना, HR। ठीक है दोस्तों, HR खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन कर न्यायमूर्ति MH वेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। नियुक्त किया गया था 1997 में। तो ये बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा कह रहे हैं आपको, इसमें पूछा क्या है, वह सिद्धांत को अपनाया गया है छोड़कर अपनाया गया। तो पहले कह रहा है न्यायमूर्ति HR खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन करते न्यायमूर्ति MH वेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है, यही स्टेटमेंट बिल्कुल आपको सामने सही दिया हुआ है। फिर कह रहा है फिर 1973, ये भी सुन लीजिए, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केस के मामले में निर्णय जाने के कुछ घंटे के पश्चात ही अप्रत्याशित रूप से 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन कर न्यायमूर्ति अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है, दोनों इस आधार पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब आपको हमको बता दीजिए, अजीत नाथ रे जो हैं इनको बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश, तो इनके ऊपर 3 न्यायाधीश कौन कौन से थे जिनको हटा करके अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। चलिए जवाब आप लोगों का इंतजार मुझे है, आप लोग जवाब दीजिए। तो ऑप्शन थर्ड राइट होगा दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। ठीक है, क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है दोस्तों। फटाफट बताइए जवाब, ये आंसर आपका दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। 21 नंबर प्रश्न है भारत में तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किए जाने संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, जवाब आपका तुरंत आ जाना चाहिए, फटाफट जवाब आप हमको दे दीजिए।
कि किस में दिया गया है तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। तब तक आप ये भी जवाब दे दीजिए हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उनका क्या नाम है, मैंने आपको पढ़ाया है। जवाब फट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए जाते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों का नाम हाई कोर्ट में कुछ और होता है, उसका नाम बताइए क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कह रहा है तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्त किए जाने संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो बताइए फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड और अफ्रीका के संविधान से, कहाँ से, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फटाफट जवाब। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 22 नंबर कह रहा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, फटाफट जवाब दीजिए। इसमें तो सोचना ही नहीं है दोस्तों। या कौन कौन सा हो सकता है बताइए जल्दी से। 6 वर्ष की होनी चाहिए या उनकी 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोनों में से जो पहले हो जाएगा वही हो जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष पर होती है, ये आपको पता होगा। चलिए अगले जवाब प्रश्न पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, किस अनुच्छेद में दी गई है, फटाफट जवाब दीजिए फटाफट। कह रहा है अनुच्छेद 124(3) कह रहे हैं, अनुच्छेद 124(3) कह रहे हैं, अनुच्छेद 124(4) कह रहे हैं, अनुच्छेद 124(5), 124(6), ये किस में दिया गया है, किस में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किस में किया गया है, पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख, तो अनुच्छेद 124(4) में इसका उल्लेख किया गया है। फटाफट जवाब। चलिए सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाता है, किसे नियुक्त किया जाता है, फट से जवाब दीजिए। 24 नंबर प्रश्न आपका है कि कहाँ से नियुक्त किया जाता है, किसे नियुक्त किया जाता है, जवाब दीजिए। किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और कह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, जिला न्यायाधीश को। फटाफट जवाब दीजिए, जवाब आपका आ जाना चाहिए दोस्तों। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश कौन नियुक्त किए जा सकते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश उच्च न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश घोषित किया जा सकता है। और इसके अलावा एक उपबंध और भी है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी नियुक्त किया जा सकता है तदर्थ न्यायाधीश के रूप में। चलिए ये भी आपके लिए अतिरिक्त जानकारी थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल में है वो दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। आर्टिकल दे रहे हैं, आर्टिकल बताइए फटाफट। 127 में, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, बताइए किस में दे रहा है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तो अनुच्छेद 127 में इसका उल्लेख किया गया है सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, न्यायिक निर्णय अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को वरिष्ठ न्यायाधीश किस समूह से परामर्श कर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए, ये आपका प्रश्न है। आपका जवाब फटाफट आपका आ जाना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, किसका कह रहा है, अनुच्छेद जो है किसमें आप कह रहे हैं प्रश्न में, न्यायिक निर्णय अनुसार, ठीक है, न्यायिक निर्णय अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को वरिष्ठ न्यायाधीश किस समूह से परामर्श कर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजता है, ये आपका जवाब होना चाहिए। फटाफट जवाब क्या है आपका, जब जल्दी से जवाब दीजिए आप हमको कि इसका जवाब आपका क्या होगा। तो देख लीजिए इसमें होता है क्या, 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से, कह रहा है 3 चेतन न्यायाधीशों के, चेतन नहीं होना चाहिए दोस्तों, वरिष्ठतम होना चाहिए, यहाँ पर शब्द गलत लिखा है, वरिष्ठ। और चौथा कह रहा है 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह से, और अगला कह रहा है 6 वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह से। तो 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह से यह निर्णय लिया जाता है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है दोस्तों। तो चलिए ये भी प्रश्न आपका हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न आपका है, इसमें कह रहे हैं अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ये बात बताई जा रही है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भाई कौन करेगा, जो सर्वोच्च है वही करेगा, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। चलिए जवाब फटाफट आपका आ गया होगा। अगला है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, ये जवाब आपको देना है, तो ये आपको बताना होगा फटाफट। देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ तदर्थ क्या रहा है, तो तदर्थ न्यायाधीश होते कहाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं। कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
ये करते हैं मुख्य न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति करते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की। देखिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ध्यान रहे। बाकी सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ पर क्या, राष्ट्रपति की सलाह पर जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं प्रश्न पे। 29 नंबर का प्रश्न आपका है दोस्तों। इसमें कह रहे हैं कि 29 जनवरी 2050 को, सॉरी 1950 को, 29 जनवरी 1950 को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का इसमें प्रश्न था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? ये आपको प्रश्न का जवाब देना है। तो आपका ऑप्शन है 29 जनवरी 1950 को, फिर कह रहा है 28 जनवरी 1950 को, फिर 30 जनवरी 1949 को, 31 जनवरी 1949 को। तो जवाब फटाफट आ जाना चाहिए दोस्तों। 28 जनवरी 1950 है आपका आंसर, राइट। चलिए, और आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है भारत में अब तक कितने ऐसे व्यक्तियों को जो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हैं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या कोई नियुक्त किया गया है? क्या है? विधि के आधार पर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। भारत में अब तक कितने ऐसे व्यक्तियों को जो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? क्या ऐसा कोई नियुक्त किया गया है? जी नहीं, अभी तक किसी व्यक्ति को ऐसा राष्ट्रपति के द्वारा जो विधिवेत्ता हो, विधि में पारंगत व्यक्ति हो, उसको न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट होगा। तो ये तो था दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपको प्रश्नों की श्रृंखला थी, भारतीय न्यायपालिका के बारे में आज आपने समझा, जाना। उम्मीद करता हूं कि ये सेगमेंट आपको काफ़ी अच्छी समझ विकसित किया होगा और आपको भारतीय न्यायपालिका के बारे में काफ़ी कुछ नया जानने को प्राप्त हुआ होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं न्यायपालिका के अगले सेगमेंट के साथ, तब तक अपना खूब ध्यान रखिए, खूब मेहनत करिए, रिवीजन करते रहिए। और कोई सलाह और मशवरा हो, कुछ आप चाहते हो हमसे, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं उसको हम पूरा करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।